हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कक्षा 11वीं अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर को मात्र 5 मिनट में कवर करना है तो आई बटन में वीडियो है, जाके देख लेना। और अगर चाहते हो कि भैया बढ़िया से शानदार से टॉप क्लास एक क्लास नोट्स मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाके वहां से ले लेना। बट उससे पहले अपनी कुर्सी की बेटी टाइट कर दो, क्योंकि मार्क्स के नजरिए से ये चैप्टर बहुत बड़ा है और साथ साथ में भविष्य में तुम अकाउंटेंसी कैसी करोगे ये भी इस चैप्टर की टर्म्स पे निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और खत्म करते हैं इस चैप्टर को फटाफट। अब देखो, चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक बात अपने दिमाग में बिठानी है। जो हम ये पढ़ रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म, देखो नाम ही है बेसिक, मतलब ये आसान होने वाली है। ठीक है, अकाउंटिंग टर्म यानी कि जो आप अकाउंट्स के अंदर अब आगे पढ़ने वाले हो उनकी एबीसीडी है ये। जैसे जब भी अपन इंग्लिश पढ़ते हैं तो उससे पहले अपन ने क्या सीखा था? ए बी सी डी ई एफ जी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब पढ़े थे ना अपन ने। और धीरे धीरे हम क्या करने लग गए? ए अपने आप यूज करने लग गए, बी अपने आप यूज करने लग गए, ठीक है, सेंटेंस बनाने लग गए। उसी तरीके से अकाउंटेंसी के एबीसीडी है, तो इनको समझना और दिमाग में बैठाना काफी ज्यादा आसान है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की। बताओ, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हमसे पूछ रहे हैं, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन सिंपल भाषा में यही होता है जो आप सोच रहे हो, यानी बिजनेस में होने वाला कोई भी इवेंट, बिजनेस में होने वाला कोई भी इवेंट या कोई भी काम जो आपने बिजनेस में किया है। तो कुछ बेसिक मापदंड हैं जिनको आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। कौन कौन से? पहले स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखो। इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज। एक ऐसा इकोनॉमिक इवेंट का मतलब मनी रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई भी इवेंट जिसके अंदर दो पार्टीज आ गई हैं और उनके एक कृत्य से काउंटिंग का पूरा प्रोसेस शुरू हो गया है। देखो क्या होता है, जब भी हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है उन सबको अपनी किताबों में लिखेंगे, कहीं नोट डाउन करेंगे। इसको अकाउंटिंग कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, तो जब भी दो पार्टीज कोई एक ऐसा मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन करती हैं जिससे हमें उसको किताब में लिखने की जरूरत पड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी सामान खरीदा, कोई भी बेचा, उधार दिया, उधार लिया, कोई बड़ी बिल्डिंग खरीद ली, कोई बड़ा शिप खरीद लिया, कुछ भी कर लिया, तो उन सब चीजों से कुछ गया और कुछ आया, तो वो लिखा जाता है हमारी अकाउंट्स की किताब के अंदर, जिसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हैज नाउ बिगिन। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब कोई भी एक ऐसा पैसे से रिलेटेड इवेंट जो कि दो पार्टीज ने मिलकर शुरू किया है, जिससे अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया या जिसको किताब में लिखना पड़ेगा। अब जब हम इसको लिखते हैं तो बात आती है कहां लिखें, कैसे लिखें। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा तो होगा कभी ना कभी। अरे इतने रेगुलर वॉचर नहीं हो तो कभी ना कभी तो देखा होगा। तो उसके अंदर एक अब्दुल भैया जिसकी सोडे की दुकान है, वो रोज शाम को सोडा बनाता है और सारे जो सोसाइटी के आदमी हैं वो आके उसकी दुकान पे बैठते हैं और बढ़िया से सोडा पीते हैं। पर आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि वो उसको पैसे दे रहे हैं। जनरली उनका हिसाब चलता है। तो अब्दुल मान लेते हैं, वो हिसाब कैसे लिखता होगा? अब्दुल लिखता होगा कुछ इस प्रकार से। उसने अपनी एक डायरी बना रखी होगी, डायरी में एक एक पेज एक एक आदमी को डेडिकेट कर रखा होगा। ये जेठालाल का, ये मेहता साहब का, ये भिड़े का, ये अय्यर का, हाथीबाई का, सोडी का, इन सब का क्या कर रखा उन्होंने? एक पेज बना रखा है जिसके ऊपर हेडिंग डाल रखी होगी जेठा लाल। और जेठालाल से जो कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे जेठालाल ने मान लो सोडा पिया, तो यहां लिख देगा वो कि जेठालाल ने 10 रुपए का सोडा पिया, आज 20 रुपए का सामान लिया, कल 30 रुपए का सामान दिया। फिर जेठालाल क्या करेगा? महीने के एंड में आएगा और बता कितना हिसाब है तेरा, तो बोलेगा 200 रुपए, तो लिख देगा 200। सिंपल, ऐसा ही करेगा। बस यही करना है आपको अकाउंटेंसी में। तो यहां पर ये जो चीज है इसको बोला जाता है अकाउंट, यानी एक ऐसी जगह जिसके अंदर एक हेड होता है। क्या होता है? हेड। हेड का मतलब जिसका अकाउंट है उस व्यक्ति का नाम, और उस व्यक्ति से रिलेटेड हमारी कंपनी ने, हमारी बिजनेस ने, हमारी फर्म ने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो सब उस हेड के अंदर दिखाए जाते हैं। एक बात समझना, सिर्फ व्यक्ति का अकाउंट नहीं बनता, हर चीज का अकाउंट बनता है। आपने कोई मशीन खरीदी है उसका भी अकाउंट बनेगा, आपके कैश का भी अकाउंट बनेगा, आपके बैंक का भी अकाउंट बनेगा। मैं बिजनेस का मालिक हूं तो मेरा भी अकाउंट बनेगा।
हर एक चीज का अकाउंट यहां पर बनाया जाता है। अब एक चीज समझना, इस अकाउंट के अंदर दो चीजें बहुत मैंडेटरीली आपको अपने दिमाग में बिठानी है जो कि आती है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक होता है अमाउंट और एक होता है डायरेक्शन या फिर इफेक्ट। डायरेक्शन या इफेक्ट। अगर ये दो चीजें आपने ढंग से समझ ली तो मैं कहता हूं आगे तक के लिए, जब तक तुम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये दो चीजें हैं अकाउंट्स के अंदर में। पहला अमाउंट। अमाउंट का मतलब कितने रुपए का ट्रांजैक्शन है वो लिखा जाता है। और दूसरा डायरेक्शन, मतलब किस तरफ लिखा जाएगा। एक अकाउंट जो होता है उसमें दो डायरेक्शन होते हैं। एक को बोला जाता है डेबिट, ये डिटेल में अगले चैप्टर में आपको पढ़ना है। एक बोला जाता है क्रेडिट। तो बस आपको इतना पता चलना चाहिए कि भाई इसको इधर लिखना है या इधर लिखना है। फर्ज कीजिए कि जो अपन अब्दुल वाला एग्जांपल ले रहे थे उसमें जब जब कोई जेठालाल ने सामान लिया है तो अब्दुल ने उसको इस तरफ लिख दिया कि भाई 10 रुपए लिए, 20 रुपए लिए, 30 रुपए लिए, 40 गए, 50 गए, 100 गए। और जब जब जेठालाल ने उसको इकट्ठा पैसा दिया तब उसने उसको दूसरी तरफ लिख दिया, जिससे कंफ्यूजन ना हो और एट द एंड मुझे पता रहे कि भैया उसने टोटल 60 रुपए लिए थे और 200 रुपए दे दिए, तो 140 रुपए अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। कितने? 140 रुपए अभी भी पड़े हुए हैं, अभी पैसा है। ठीक है, तो आपको यही चीज सीखनी है कि अमाउंट और डायरेक्शन कैसे क्लियरली लिखते हैं, जो आप आने वाले चैप्टर्स में धीरे धीरे और पढ़ोगे और समझोगे। तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं बिजनेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं। पहली है इसके अंदर कैपिटल। अब साहब कैपिटल क्या होती है, आसान भाषा में समझो। ये है बिजनेस, एक नई कंपनी जो मैंने शुरू करी। अब भाई इस कंपनी को शुरू करने की इच्छा किसकी है? माइन, मेरी। इस कंपनी को आगे बढ़ाने की इच्छा किसकी है? मेरी। इस कंपनी का मालिक कौन हूं? मैं। तो इस कंपनी को शुरू करने के लिए जो पैसा लगेगा वो कौन देगा? मैं। ठीक है, तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो बिजनेसमैन है, जो मालिक है, वो कुछ पैसा लगाता है। जरूरी नहीं पैसा लगाए, पैसा या कोई सामान लगा रहा है। मान लो मेरी मोटरसाइकिल है, उसी को काम पे लगा दिया। ठीक है, मान लो मेरे घर में ही ऑफिस बना के काम शुरू कर दिया। तो वो पैसा या वो पैसे से रिलेटेड चीज जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को दी है उसको बोला जाता है कैपिटल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये मनी हो, मनी के अलावा मनी वर्थ भी हो सकती है, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं कैपिटल। अब आप सोचो कि सर ये अकाउंट्स के अंदर ये क्यों है? मतलब बिजनेसमैन ने अपने ही बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा लगाया तो उसको कैपिटल क्यों लिखा? वो तो पैसा ही है। पर अब बिजनेसमैन बहुत शाणे होते हैं, वो इस पे ब्याज लेते हैं, बिजनेस से, खुद ही की कंपनी से ब्याज लेंगे, पैसा दे। ठीक है, तो ये आप डिटेल में अभी पढ़ोगे। अभी बस इतना समझो कि जो भी पैसा बिजनेसमैन अपने बिजनेस को देता है शुरू करने के लिए, चलाने के लिए, उसको कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि अकाउंट्स के नजरिए में ये दोनों अलग अलग है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट चैप्टर में आप एक इसका प्रिंसिपल पढ़ोगे जिसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब ये अलग है, ये अलग है। ये जो काम करेगा, बिजनेस जो काम करेगा, वो बिजनेस का काम माना जाएगा, बिजनेसमैन का नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आसान है और इसको आगे डिटेल में समझेंगे। एक बार इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लो। अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज, यानी मेरा बिजनेस, बाय द ओनर्स, यानी मालिकों ने। जरूर नहीं है एक मालिक हो, कई मालिक भी हो सकते हैं। कैन बी मनी और मनी वर्थ, हो सकता है कि मनी है या मनी वर्थ है, यानी मनी से रिलेटेड कोई भी चीज है। ये बात ध्यान रखेंगे कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट इन द आईज ऑफ अकाउंट। एक नंबर का एमसीक्यू तुम्हारे बन सकता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग है, जिसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। भविष्य में भी अपन देखेंगे। अब देखो, ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस है, इसने पैसा लगा दिया, मान लेते 10 लाख रुपए लगा के इसने शुरुआत करी। तो ये आदमी तो है यार, जरूरत पड़ गई। अब बिजनेस के खाते में पैसा पड़ा हुआ थोड़ा सा, है ना, 2-5 लाख रुपए लग गए, 2-5 लाख रुपए पड़े हुए। तब उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, घर में कोई बीमार पड़ गया या कुछ भी हो गया, तो वो क्या करेगा यार? अकाउंट्स के नजरिए में तो वो अलग है, पर है तो मेरी ही दुकान ना। तो अगर मुझे जरूरत पड़ गई है इमरजेंसी में, तो कभी कभी पैसा मैं ये विड्रॉ कर लेता हूं।
याद रखना, ये प्रॉफिट नहीं है, मैंने निकाल लिया है क्योंकि मुझे अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि मैं भविष्य में वापस कर दूंगा, तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग। क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग करते हैं ना अपन, फुट ड्रॉइंग कहते हैं। क्या? अमाउंट विड्रॉन और टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, उसने पर्सनल यूज के लिए, खुद के इस्तेमाल के लिए, कोई भी वजह हो गई होगी, पैसा विड्रॉ किया है कहां से? बिजनेस से, उसको बोला जाता है ड्रॉइंग। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? देखो, मानो कि मेरी स्टेशनरी की दुकान है, तो स्टेशनरी में कॉपी भी होगी, पेन भी होंगे, रजिस्टर भी होंगे, तो मेरी स्टेशनरी की दुकान पर मस्त बैठा हुआ हूं और मेरा बेटा आया, बेटी आई और बोला कि पापा मेरे को पेन चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि मैं उसको बोलूंगा जा पास वाली दुकान से ला? कोई डब्बा खोला, उसी में से पेन निकाला, ले जा। रजिस्टर चाहिए, वही रजिस्टर का पूरा पैकेट निकाला, उसमें से एक रजिस्टर दिया और दे देंगे। ये भी ड्राइंग है, क्योंकि आप बिजनेस का कोई सामान अपने पर्सनल यूज के लिए लगा रहे हो। तो अगर कोई गुड या कोई बेचने वाला सामान भी आप पर्सनल यूज के लिए लेते हो, तो वो भी ड्राइंग कहलाता है। पर एक चीज याद रखें, वो ड्राइंग कहलाता है एट कॉस्ट प्राइस। मतलब भाई पेन है जिसकी एमआरपी लिखी हुई है 10 रुपए, ठीक है, मैंने वो खरीदा, भाई होलसेलर से मैं लेके आया, तो मैं लेके आया उसको 6 रुपए। अगर मैंने अपने बच्चे को वो पेन दिया है, तो मुझे कितने रुपए का नुकसान होगा? 10 का होगा। अरे 10 का तो तब होता जब उसको बेचता, ये तो घर में ही लगा है ना। तो 6 रुपए का, ये बात बहुत छोटी है पर बहुत काम की है। जब आप इनकी जनरल एंट्रीज करेंगे, तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको पूरी तरीके से गायब कर, इतने आसान है कि अगर आप अभी से इसको दिमाग में बिठा लोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई पैसा बिजनेसमैन बिजनेस से विड्रॉ करता है, उसको ड्राइंग कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि वो पैसा विड्रॉ करे, हो सकता है कि बिजनेस में कोई ऐसा सामान हो जो बेचने के लिए रखा हो, पर्सनल यूज भी आ सकता है, तो उसने अपने बच्चे बच्ची को या खुद को यूज में ले लिया, तो वो भी ड्राइंग कहलाता है। पर उसके अंदर जो अमाउंट लिखा जाता है, मैंने कहा ना दो बातें, अमाउंट और डायरेक्शन। डायरेक्शन तो ठीक है, निकाल रहा है पैसा। अमाउंट जो लिखा जाता है वो कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है, क्योंकि एमआरपी ग्राहकों के लिए है, खुद के लिए तो कॉस्ट काउंट करते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए, पांचवा, लाइबिलिटीज। सिंपल भाषा में बोले तो जिम्मेदारियां कि चुकाना है। मान लो आपने किसी से लोन ले लिया, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। मान लो आपने किसी से उधार में सामान खरीद लिया, तो आपकी जिम्मेदारी है कि पैसा चुकाना पड़ेगा। मान लो कि आपने दोस्त से उधार ले लिया, तो नहीं चुकाएंगे, नहीं तो उस लाइबिलिटी को हम पी जाएंगे। बट सिंपल भाषा में बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, पेमेंट करने की जिम्मेदारी कि मुझे पैसा बाद में देना है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस या ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर इज नोन एज लाइबिलिटी, कि मुझे पैसा वापस चुकाना है। ये लाइबिलिटी दो प्रकार से, दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एक होती है करंट, एक होती है नॉन करंट। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बेसिस ऑन टाइम है। इसमें बेसिस ऑन टाइम, समय के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। कैसे? नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब पेड बैक आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर 12 मंथ्स, यानी कि आपने किसी से पैसे लिए हैं या किसी को पैसे चुकाने हैं आपको, पर आप उसको 1 साल से लेट चुकाओगे। जैसे आपने मान लो बैंक से लोन ले लिया, तो वो लोन तो 2, 5, 10 साल के लिए होता है, तो वो हो गई नॉन करंट लाइबिलिटी, या हम बोल सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लंबे समय की लाइबिलिटी। और लंबा समय किसको कहते हैं? 1 साल से ज्यादा के समय को लंबा कहते हैं कॉमर्स में। ठीक है, इसी प्रकार से करंट लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जिनको झटका लगता है, यानी कि ऐसी लाइबिलिटी जिनको पे बैक करना है बिट इन 12 मंथ्स और लेसर, यानी कि इनकी जो पेमेंट है आपको 1 साल से अंदर करनी पड़ेगी या 1 साल से पहले करनी पड़ेगी। जैसे उधार में आपने किसी सामान खरीद लिया, तो अब ऐसा तो नहीं भाई अगले साल पैसे लियो, 2 महीने 3 महीने का उधार मिलता है, तो वो कहलाती है करंट लाइबिलिटी, यानी ऐसी लाइबिलिटी जिनका पेमेंट आपको 1 साल से कम समय के अंदर करना है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? लाइबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, मुझे चुकाना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, माथे की टेंशन, इसको बोलते हैं लाइबिलिटी। अब टेंशन हो गई,
ताकत की बात करते हैं। अगली टर्म आती है आपकी एसेट। अरे एसेट का मतलब पावर। आइदर ये पैसा है जो मेरे पास पड़ा है, या कोई चीज है जो मेरे पास पड़ी है, या फिर कोई ऐसी चीज जो आने वाली है, मतलब इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टीज, मनी या मनी वैल्यू, आपके हाथ में पड़ा हुआ कैश, बैंक, ये पेन मेरा एसेट है क्योंकि ये मेरा है। कोई सामान है जो मेरा है, ये टीवी मेरा एसेट है, घड़ी मेरा एसेट है क्योंकि ये मेरे हैं। तो प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटरप्राइज, बिजनेस या एंटिटी, ये तीनों नाम एक ही को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी फर्म। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज, मनी या मनी वैल्यू जो कि आप, जिसके आप मालिक हो, वो कहलाते हैं एसेट, जिससे आपको भविष्य में फ्यूचर इकोनॉमिक में, मतलब फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है। यानी कि मैं चाहूं तो इस पेन को 5 रुपए में तो बेच ही सकता हूं, तो भविष्य में जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको बेच दूंगा। तो आज की तारीख में ये क्या है? आज की तारीख में ये मेरा एसेट है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब जो एसेट होते हैं, एग्जांपल में 2-4 देख लो पहले। लैंड, जमीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, कोई फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, बैंक का बैलेंस हो गया, ये सारी की सारी चीजें एसेट होती है, ताकत है फर्म। अभी एसेट भी कई सारे प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं देखो जरा। पहले बात करते हैं नॉन करंट एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट। वही कहानी, ऐसा सामान जो मेरे पास है या ऐसी प्रॉपर्टी जो मेरी है, जिसको मैं 1 साल से पहले नहीं बेचने वाला, लंबे समय तक मेरे पास रहेगी। जैसे मेरी ऑफिस, अब ऑफिस मैंने ऐसा तो नहीं कि बस लिया और बेच दो, वापस लो वापस बेच दो, ऐसा तो करना नहीं है। ऑफिस में तो मैं लंबे समय तक रहने वाला हूं। तो ये मेरा जो ऑफिस है, जो मेरी बिल्डिंग है, ये क्या है? ये लॉन्ग टर्म एसेट है। जिस फर्नीचर पर, जिस टेबल पर, जिस चेयर पर मैं बैठा हूं, वो मैं बेचने के लिए नहीं खरीद रहा हूं, वो भी लंबे समय तक चलेगी, तो वो भी मेरा लॉन्ग टर्म एसेट है। कोई मशीन मैंने लगाई है, वो भी मेरी लॉन्ग टर्म एसेट है, हेल्ड बाय द बिजनेस, नॉट फॉर रीसेल बट फॉर इन्वेस्टर है, बट फॉर इन्वेस्टमेंट है भाई, बट एज इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस। ठीक है, यानी कि ये वो है जिनको मैं बेचने के लिए नहीं खरीद रहा हूं, इनको मैं ले रहा हूं ताकि मेरे को भविष्य में फायदा हो या फिर मेरे बिजनेस को चलने में फायदा मिले। ठीक है, जैसे मान लो एसी लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये एसी क्यों लगा रखा भाई मैंने? इससे ताकि हवा ठंडी रहे, तो वीडियो बनाने में मेरे को मजा आए, लंबे समय तक मैं आपकी कक्षा ले सकूं। तो ये मेरे बिजनेस को चलाने की चीज है, तो ये मेरा एसेट है। ठीक है, मान लो मैंने कोई शेयर्स खरीद रहे, तो वो मेरे एसेट तो हैं, पर वो इन्वेस्टमेंट है। तो एसेट दोनों होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया पैसा जो आपने लगाया वो भी, या फिर बिजनेस को चलाने के लिए, वो भी आपका एसेट है। अगर वो 1 साल से लंबे समय के लिए है तो नॉन करंट, और 1 साल के लिए है तो वो हो जाता है करंट। ठीक है, अब ये जो नॉन करंट है, इसमें भी 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिनको छू सकते, टेंजिबल, टेंजिबल, छू सकते, छू सकते, छू सकते, टेंजिबल है। इनटेंजिबल मतलब आपकी गुडविल। गुडविल को और सिंपल भाषा में बोले तो ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू। आज एप्पल में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो कपड़े को भी 2000 रुपए में बेच सकता है सिर्फ। इतने से कपड़े को, वो चश्मा पहुंचने के कपड़े को भी 2000 में बेच। तो क्या वो कपड़े में कुछ एक्स्ट्रा है? नहीं, एप्पल की ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू को, उस ब्रांड की ताकत को देखा नहीं जा सकता, बट महसूस किया जा सकता। तो ऐसे एसेट को इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं, यानी कि दैट कांट बी टच्ड बट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। आपने देखा होगा ना कि मान लो 2 कचौड़ी वाले आपके शहर में, एक बहुत चलता है, एक नहीं चलता। तो जो चल रहा है वो सिर्फ अपने टेस्ट की वजह से नहीं चल रहा है, उसके नाम की वजह से भी चल रहा है। वो नाम कहलाता है गुडविल या फिर ब्रांड वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हो गए नॉन करंट एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट। एग्जांपल देख लो, कोई भी फिक्स एसेट जो अपनी जगह रखा हुआ है, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, लैंड हो गया। लॉन्ग टर्म एडवांस, मैंने किसी को लोन दे रखा है 5 साल, तो वो भी मेरी प्रॉपर्टी है, वो भी मेरा एसेट है, पैसा चुकाएगा। 1 साल में नहीं चुकाएगा, 5 साल बाद चुकाएगा, तो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, करंट एसेट देख लो, held by the entity for the purpose of converting into cash within a short period of time, only 1 year। यानी 1 साल के अंदर मैं इस एसेट को कैश में कन्वर्ट कर दूंगा, 1 साल के अंदर इसका कैश हो जाएगा। जैसे मैंने किसी को उधार पे सामान बेचा, मैंने किसी को उधार में सामान बेचा, तो 1 साल के अंदर वो मुझे पैसा दे जाएगा।
कि जो बेचने वाला उधार का जो काम किया ना मैंने, तो मुझे करेक्ट है। और उस व्यक्ति को बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम क्रेडिट से, मैंने उधार में क्रेडिट में किसी को सेल है, तो उससे जो अमाउंट रिसीवेबल, पैसा आने वाला है, आ गया अब तो कैश नहीं, पर अगर नहीं आया, आने वाला है, तो वो कहलाता है मेरा डेटर। याद रखना, रिसीवेबल, नॉट येट रिसीव, मतलब मिलने वाला है अभी तक है, तो बोलते हैं। सिमिलरली पेएबल में भी ऐसा ही हो, पेड मतलब दे दिया, पेएबल मतलब देने वाले, देना है, देने वाले अभी तक दिया। समझ गए? अब एक एसेट की एक छोटी सी कैटेगरी और होती है जिसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। अब क्या है ये? सिंपल भाषा में इतना क्लियर समझाऊंगा, मजा। दे आर बेसिकली द लॉसेस which are not written off in the year in which they are incurred, but in more than one accounting। काफी किताबों में भी ऐसी नहीं करा जो डरा दे, पर ऐसा नहीं करने की जरूरत। देखो, सिंपल भाषा में सोचो कि मैंने क्या करा है, 1 लाख रुपए के यूट्यूब एड चलाए, 1 लाख रुपए के यूट्यूब एड चलाए, ठीक है, ताकि मेरा चैनल बहुत ऊंचा जाए। चलाए नहीं है मैंने, मान लेकर चलाए। आपको क्या लगता है जो मैंने 1 लाख रुपए के एड चलाए हैं, उससे मुझे फायदा कितने समय हो? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल? हो सकता है ना भैया कि मान लो मैं 11वीं भी पढ़ा रहा हूँ, 12वीं पढ़ा रहा हूँ, सीयूटी भी करा रहा हूँ, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, तो मैंने एक ऐसे बच्चे को भी ऐड दिखाया है जो अभी 11th में है, जो उस ऐड की वजह से मेरे पास आ गया और फाउंडेशन तो फाइनल करके जा रहा है, तो 5 साल तक मुझे उस एक ऐड का फायदा मिल रहा है। तो ये जो 1 लाख रुपए है ना, कंपनी इसको ये नहीं दिखाती कि इस साल 1 लाख का लॉस हुआ, कंपनी दिखाती है कि भैया 1 लाख रुपए खर्च तो किए, पर उसमें से 5 साल का फायदा मिलने वाला है, यानी कि हर साल ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए मैं मानता हूं कि खर्च हुए हैं। खर्च मैंने पूरे 1 लाख आज ही कर दिए, पर इससे मुझे फायदा आने वाले 5 सालों तक मिलेगा, तो ये मेरा फिक्टिशियस एसेट हो गया। अब देखो वापस रीड करेंगे, दे आर बेसिकली द लॉसेस, ये वो खर्चा है, नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इंकर्ड, मतलब जिस साल हुआ है पूरा का पूरा उस साल नहीं रिटर्न ऑफ करूंगा, रिटर्न ऑफ मतलब उस साल के लॉस में नहीं दिखाऊंगा, बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, पर कई सालों तक मैं दिखाऊंगा कि वो 1 लाख जो थे ना, उनमें से 20,000 करके मान लो 5 साल तक मैंने वो फायदा देके गए, तो हर साल 20,000 का खर्चा है वो एक तरीके से, ठीक है, जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। अभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा, वो भी यही भाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद कुछ और टर्म्स हैं जो आपके बहुत काम की है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल, साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल सिंपल भाषा में देखो, जैसे एग्जांपल लो कि मेरी एक टॉफी बनाने की फैक्ट्री है। क्या है? टॉफी बनाने की फैक्ट्री। तो भाई मैं 1 जनवरी को उस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाता हूं, ठीक है, फिर 1 फरवरी तक वो रॉ मटेरियल पूरा रेडी होके, ज्यादा टाइम हो गया है तो मान लो 10 जनवरी तक वो पूरा रॉ मटेरियल से मिक्स मिक्स हो हुआ के टॉफी वॉफी चिपक चिपका के पैकेट बन जाता है। 20 जनवरी तक वो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच जाता है, और फर्ज कीजिए 31 जनवरी तक सेल हो जाती है और मुझे वो कैश में पैसा मिल जाता, ठीक है। यहां रॉ मटेरियल लाया, उस पर काम हुआ, आगे भेजा, बिक गया। तो ध्यान से समझना, रॉ मटेरियल लाने से लेकर के उस रॉ मटेरियल से कैश कन्वर्ट होने में, मतलब सामान बिक के कैश मेरी जेब में आने, यहां लग रहा है मान लो 1 मंथ। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। इट रेफर्स टू द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर द प्रोसेसिंग एंड कन्वर्जन ऑफ इट इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि यहां से जब वो मैंने लिया तब से लेकर के वो कब तक कैश में कन्वर्ट हुआ, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। डिपेंड करता है कि आपका फर्म कैसी है। अगर आप बहुत मशीन बना रहे हो तो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल लंबी हो सकती है, छोटा कोई सामान बना रहे हो तो ऑपरेटिंग साइकिल हो सकती है, ठीक है। इसी में फंसता है बस बिजनेस में। अरे क्या हो गया? नेक्स्ट आता है रिसिप्ट। अरे रिसिप्ट, अरे मिल गया। रिसिप्ट का मतलब सिंपल भाषा में वही मिलना। रिसिप्ट का मतलब मिलना, टोटल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यानी रिसीव्ड इन फ्यूचर फ्रॉम सेलिंग एनीथिंग, कुछ भी बेचने से जो पैसा मिल गया या मिलने वाला है
उसको कहते हैं रिसिप्ट। भाई मेरे पास मान लो मैं क्या बेचता हूँ, मैं किताबें, हमारी जो हेल्प बुक है, ठीक है, 11th के लिए, माइक्रो 12th के लिए पूरा पैकेट, तो हम बेच रहे हैं वो। तो भाई किताब बेचने से जो पैसा आया, हेल्प बुक बेचने से जो पैसा आया, वो मेरी रिसिप्ट है। 12th की हो, 11th की हो, कुछ भी बेचने से आया, ये घड़ी पुरानी हो गई, इसको बेच देते हैं, इसको बेचने से जो पैसा आया वो भी रिसिप्ट है। मान लो ये मैंने बेच दी, पैसा 2 महीने बाद आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो भी रिसिप्ट है, बस लिखा जाएगा उसको रिसीवेबल है। अभी अपन ने बात करें रिसीवेबल मतलब भविष्य में आएगा, सामान गया आ जाएगा पैसा थोड़े समय में, तो ये क्या है, ये रिसिप्ट कहलाती है। अब इसकी भी 2 कैटेगरी है। देखो किताब तो मैंने बेचने के लिए रखी, किताब तो मैंने बेचने के लिए रखी है, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी वो पैसा जो आपको डे टू डे एक्टिविटी में अपना बिजनेस करते करते मिल जाता है। पर ये घड़ी में बेचता हूं क्या, ये घड़ी बेचता हूं क्या मैं, नहीं सर, ये तो आपके पास पुरानी हो गई तो आपने कभी कभी बेच। तो ऐसा पैसा जो आपको मिला है बाय सेलिंग एन एसेट, एक एसेट को बेच के, जिसको बेचना पर्पस नहीं था, जिसको बेचना पर्पस नहीं था पर आपने बेच दिया, तो वो क्या होगा, आपका कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट। वापस समझिए, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब वो पैसा जो बिजनेस के बेसिक ट्रांजैक्शन, डे टू डे ट्रांजैक्शन को करने से मिला है। अब रोज 50 किताबें, 1000 किताबें बिकती है और रोज पैसा आता है, रोज पैसा जाता है, तो वो क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट। पर घड़ी हो गई, टेबल हो गई, ये टीवी का पुराना हो गया, इसको बेच दिया, तो ये कहलाती है कैपिटल रिसिप्ट। अब कमाई के साथ साथ बात कर लेते खर्चा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब बड़ा, एक्सपेंडिचर का मतलब बड़ा खर्चा, ठीक है। अब बड़ा खर्चा मतलब अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट, ठीक है, वो खर्चा जिससे कुछ हुआ है, यानी कि वो जो खर्चा जिसको मैंने दिया है, दे दिया, खर्चा क्या हो गया, कर दिया मैंने, ठीक है। रिसिप्ट मतलब आया, खर्चा मतलब करा। अब खर्चा भी वही हो सकता है, या तो मैंने किताब जो मैं बेच रहा हूं उसको बनाने में खर्चा लगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डे टू डे बिजनेस करने में जो खर्चा लगा, सैलरी दे दी, रेंट दे दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर साहब कोई बड़ा एसेट, मुझे नया टीवी खरीदना पड़ गया, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ गए, इजी, सिंपल है ना, हो गया ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब एक्सपेंडिचर के बाद आता है एक्सपेंस, छोटा सा खर्चा, कॉस्ट इनकर्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी कि वो पैसा जो स्पेसिफिकली सामान बनाने में लगा है, वो पैसा जो स्पेसिफिकली, अब जैसे अपन ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या काउंट किया था भाई, इसमें खर्चा वो वाला भी काउंट करा था जो सामान बनाने में लगा है, उसके साथ साथ सैलरी भी काउंट करी थी, रेंट भी काउंट करा था, बिजली का बिल भी काउंट कर लिया था, ठीक है। बट यहां बात करें एक्सपेंस, तो एक्सपेंस मतलब कॉस्ट इनकर्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू, भाई जो सामान बेच रहे हो उसको बेचने के लिए जो खर्चा लगा वो कहलाता है आपका एक्सपेंस। जैसे सैलरी, भाई सेल आदमी नहीं होते तो क्या करते, वेजेस, मजदूर नहीं होते तो सामान कौन उठा के ले जाता, डेप्रीसिएशन मतलब भाई एसेट पड़े पड़े सड़ गया तो वो वाला खर्चा। कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचा उसको बनाने का बेसिक खर्चा, ये सब आपके एक्सपेंस में आता है। याद रखें एक्सपेंडिचर जो है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पूरे बिजनेस का होता है, जबकि एक्सपेंस जो है वो स्पेसिफिकली उस सामान का है जिसको आप बेच रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट की। ओके, वी नो व्हाट इज प्रॉफिट, भाई बेचने से जो पैसा आया वो कहलाता है प्रॉफिट। मान लीजिए कि 3 रुपए में सामान बना है, कितने में, 3 रुपए में सामान बना है, 10 रुपए में सामान बिक रहा है, तो आप समझदार हैं, क्या बोलेंगे साहब, 7 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। अब एक चीज समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अकाउंटेंसी में हमेशा ये चीज याद रखनी है। जब मैं कह रहा हूं 3 रुपए का सामान बना है, तो 3 रुपए के सामान को बनाने में जरूरी नहीं है रॉ मटेरियल का ही खर्चा, इसके साथ साथ ये मान लो कि मेरी किताबें, तो भाई मान लो अगर किताब मेरी 100 रुपए की एक किताब बन रही है, छप रही है ना, उसका प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह 100 रुपीज, तो वहां से मेरे पास आएगी, तो वहां से मतलब फैक्ट्री से यहां तक आने में 200 रुपए का भाड़ा लग गया, वो भी काउंट होगा, वो भी काउंट होगा ना।
और जहां आई है वहां से उठा के उसको सेलिंग के सारे उसमें उठाने के मेरे ऑफिस तक रखवाने के लिए नीचे से ऊपर 2 मजदूर लग गए, 500 रुपए का उनका भी खर्चा हो गया। समझ रहे हो? जो फैक्ट्री में बनी है, सामान लगा 70 रुपए का, 30 रुपए की मजदूरी, 100 रुपए वो भी हो गया। तो यहां जो कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब फैक्ट्री में उसको लगने वाला खर्चा, उसको लाने ले जाने का जो बेसिक खर्चा है, जिसके बिना किताब आती नहीं। आप बोलो साहब किताब तो 100 रुपए की बनी है, पर वही फैक्ट्री में है। अरे फैक्ट्री से यहां लाना है, 200 रुपए और जोड़ उसमें। टोटल मान लो किताब कितनी है, 1000 छपाई, तो 20 पैसा और जोड़, तो 100 रुपए 20 पैसे की किताब पड़ी, तो उसको कहते हैं कॉस्ट। समझना, 10 रुपए में बिकी, 3 रुपए का कॉस्ट कितना हो गया, 7 रुपए। ये कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये सबका पॉजिटिव ही होता है। कोई भी बिजनेस जो है नेगेटिव ग्रॉस प्रॉफिट में कभी काम नहीं करता। भाई 10 रुपए में बेच रहा हूं तो 3-4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए में बनाऊंगा ना। ऐसा तो नहीं बनाने में सर 15 रुपए लग रहे हैं, बेच में 10 रुपए बनाऊं, नहीं होता ऐसा। तो सर फिर बिजनेस लॉस में कैसे आते हैं? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक और एलिमेंट आता है जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझो। 7 रुपए मेरे बच रहे थे, इसमें 2 रुपए का खर्चा मैं बोलता हूं कि मैंने उस किताब को बेचने के लिए 2 बंदे रखे हुए हैं जो आपसे फोन पे बात करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको जो भी किताब लेने में कंफ्यूजन है उसको सॉर्ट करेंगे। तो यहां पर वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी काउंट होते हैं जो डायरेक्टली उस किताब से तो लिंक नहीं है, उस प्रोडक्ट से लिंक नहीं है, बट बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है। जैसे जहां पर किताब रखी जाती है वहां एसी लगा हुआ है, मैं यहां वीडियो बना रहा हूं, यहां पर भी एसी लगा, अरे इसका खर्चा कौन देगा? इसका खर्चा कौन देगा? ये खर्चा भी तो काउंट करना पड़ेगा ना मुझे। भाई बिजली का बिल 5,000 रुपए आ रहा है, अगर किताबें ही नहीं होती, यूट्यूब ही नहीं होता, तो मैं एसी क्यों लगाता? तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कंपनियां यही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो ग्रॉस प्रॉफिट तो पॉजिटिव होती है, पर उनको पता लगता है साहब इधर उधर के खर्चे मिला मिलू के 8 रुपए हमारा लग रहा है इनडायरेक्ट, तो आता है कि नेट प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस आ गया। समझ में आ गया? ये अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले ये समझो। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कॉस्ट और सेल्स प्राइस के बीच का डिफरेंस। नेट प्रॉफिट मतलब जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे चल रहे हैं उनको भी कॉस्ट में जोड़ दो, उसके बाद जो बचा वो कहलाता है आपका नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया? अब देखो, एक चीज आपको याद रखनी है कि अकाउंट्स में टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2 टर्म आपको समझनी है, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है गेन। दोनों सेम सेम लगते हैं पर दोनों अलग हैं। प्रॉफिट का मतलब वो पैसा जो मैंने कमाया है उस सामान को बेचकर, जो कि मैंने बेचने के लिए रखा था, जो कि मैंने बेचने के लिए रखा था। जैसे मेरी जो किताबें हैं, जो हेल्प बुक है, वो बेचने के लिए रखी, तो उनको बेच के जो पैसा आया वो कहलाता है प्रॉफिट। पर ये सर एसी लग रहा है यार, 15,000 में बिक जाना चाहिए यार, 20 में बिक गया, 5,000 का फायदा हो गया, ये कहलाता है गेन। यानी कि जब भी कोई ऐसा सामान जो हमने बेचने के लिए नहीं रखा है वो बेचते हैं और उससे प्रॉफिट आ जाता है, तो वो कहलाते हैं गेन। उसको प्रॉफिट नहीं लिखते, उसको गेन लिखते हैं। समझ में आ गया? सो प्रॉफिट इज अमाउंट या मनी अर्न्ड बाय सेलिंग रीसेल प्रोडक्ट्स, जिनको आपने बेचने के लिए रखा है, सिंपल भाषा में उसको बोलते हैं गुड्स। अगला टॉपिक यही है। और गेन का मतलब वो पैसा या वो प्रॉफिट जो हमने कमाया है बाय सेलिंग एसेट्स, या वो सामान जिनको बेचने के लिए नहीं रखा है हम। समझ में आ गया? चलिए, अब जब प्रॉफिट गुड्स की बात चली रही है तो इसको भी समझ लेते हैं साहब, गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स मतलब वो सामान, वो फिजिकल आइटम जो कि मैंने खरीदे हैं ताकि मैं उनको बेचूं। जैसे मान लो मेरी एसी की दुकान है, तो सारे एसी मेरे लिए गुड्स है, सारे एसी मेरे लिए क्या हो गए, गुड्स। पर याद रखें, अगर उस दुकान पे मैंने 2 एसी लगा रखे हैं जो चालू हैं, 2 एसी लगा रखे हैं जो चालू हैं, जो बेचने के लिए नहीं रखे, जो कि दुकान में कोई आएगा तो उसको हवा मिलनी चाहिए ठंडी, वो गुड्स नहीं है, वो मेरे एसेट है। गुड्स सिर्फ वही सामान होते हैं जिनको मैं बेचने के लिए लाया। समझ में आ गया? क्लियर है? मेरी मान लो फर्नीचर की दुकान है, तो सारा फर्नीचर मेरे लिए गुड है, पर
मैंने जहां डेस्क बना रखी है, जहां से हिसाब होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गल्ला, वो भी फर्नीचर है, पर वो मेरा गुड नहीं है, क्योंकि उसको बेचने के लिए नहीं रखा, वो तो मेरे यूज के लिए है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो गुड्स मतलब वो फिजिकल आइटम जो मैंने खरीदा है बेचने के लिए। अकाउंट्स में इस शब्द को परचेज और सेल से डिनोट किया जाता है। किससे? परचेज और सेल से। अगर गुड्स खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, गुड्स बेचते हैं तो सेल लिखते हैं। याद रखना, काम आएगा बहुत। ठीक है, अब देखो, गुड्स के साथ आती है इन्वेंट्री, स्टॉक। स्टॉक का मतलब भाई एसी की दुकान है, 50 एसी पड़े हुए हैं, ये स्टॉक है। यानी अनसोल्ड गुड्स, वो गुड्स जो मैंने बेचने के लिए रखे हैं पर अभी नहीं बिके, अभी मेरे सामने पड़े हुए हैं, तो वो कहलाता है मेरा स्टॉक। स्टॉक भी दो तरीके का होता है बेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग का मतलब दुकान खोली, शटर खोला, कितने एसी हैं? 50, ओपनिंग स्टॉक। बिगनिंग ऑफ द ईयर, इस साल की शुरुआत में या अगले साल के अंत में, भाई शटर लगाते समय जितने होंगे उतने ही अगले दिन सुबह मिलेंगे, ठीक है, चोरी ना हो तो। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के अंत में जब दुकान बंद कर रहा हूं, कितने एसी रह गए? 30 एसी रह गए साहब, ठीक है, तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि साल खत्म होने पे कितना आपका स्टॉक है। अब दो टर्म है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है, बड़े काम की, ध्यान से रखना। बस एक स्लाइड और है, एक और एक, दो, खत्म हो गया आपका चैप्टर। ठीक है, कौन कौन सा? पहला है ट्रेड रिसीवेबल। अभी हम पहले आपको समझा चुका हूं। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, व्यापार। रिसीवेबल मतलब की वजह से मिलना है, मैंने पहले ही बताया था। रिसीवेबल मतलब मिला नहीं है, मिलना है। तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब व्यापार की वजह से जो पैसा मुझे मिलना है। सर व्यापार की वजह से कैसे पैसा मिलेगा? मैंने उधार में किसी को सामान बेच दिया है, तो मुझे पैसा मिलना है ना। तो जब भी हम क्रेडिट सेल करते हैं, जब भी हम क्रेडिट सेल करते हैं, उधार में सामान बेचते हैं, तो मेरे को ट्रेड रिसीवेबल होता है, यानी कि मुझे उस व्यापार की वजह से पैसा मिलने वाला है। अब भाई दो तरीके से इसको अकाउंट्स में दिखाते हैं, या तो उसको डेटर के नाम से दिखाएंगे या फिर बिल रिसीवेबल के नाम से दिखाएंगे। सर ये क्या क्या नाम है? अरे बहुत आसान है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखो मान लो कि ये मेरी दुकान है, ठीक है, मैं यहां बैठा हूं, एक आदमी आया, वो बोला साहब मेरे को सामान दो, मैंने दे दिया, बदले में बोला पैसा जो है मैं 3 महीने बाद दूं। इस आदमी को मैं जानता हूं, मैंने कहा ठीक है दे देना, जा दे दियो पैसा 3 महीने बाद। ये कहलाता है मेरा डेटर। एक नाम दिया हुआ अलग से, पद, क्या कहते हैं उसको, पदवी है इनकी एक अलग। ठीक है, पर्सन टू होम गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसको उधार में सामान दिया है, जिसको मैं जानता हूं, तो मैंने उसको डेटर का नाम दे दिया है। ठीक है, अब मान लो मैं इसको ज्यादा नहीं जानता हूं, है ये भी बिजनेसमैन, पर मैं पहली बार ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है 3 महीने बाद तो दे दियो, पर एक है ना लिखित डॉक्यूमेंट दे दे, एक बिल बना के दे दे कि भाई ये पर्टिकुलर सामान है, तूने इस तारीख को मुझसे लिया है और 3 महीने बाद तू कह रहा है मुझे पेमेंट दे देगा, लिखित में बस प्रूफ दे दे इसका। तो अगर वो व्यक्ति प्रूफ दे देता है तो वो प्रूफ मेरे लिए काम का है, अब वो व्यक्ति काम का नहीं है, और वो कहलाता है बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो अगर उस व्यक्ति को सिर्फ बोला चाली में अपन ने पैसे दे दिए हैं और आ जाएंगे उससे पैसे, तो व्यक्ति हो गया मेरा डेटर। और अगर मैंने कहा कि ठीक है तू ले तो जा, पर मेरे को एक बिल बना के दे दे, ताकि मेरे पास एक लीगल प्रूफ रहे और 3 महीने बाद ये बिल दिखा के मैं तुझसे पैसे ले लूं, तो वो कहलाता है बिल रिसीवेबल। वो डॉक्यूमेंट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? बिल रिसीवेबल। समझ में आ गया? देखो इसी तरीके से आता है ट्रेड पेबल। क्या आता है? ट्रेड पेबल। रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है, पेबल मतलब मुझे देना पड़ेगा। तो व्यापार की वजह से मुझे पैसा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? अरे भाई अब तूने उधार में सामान खरीद लिया, तूने उधार में सामान खरीद लिया है, परचेज और क्रेडिट। वही दुकानदार कोई और है, ये मैं हूं, ये मैं हूं। ठीक है, और ये हमारी दुकान है। ठीक है, ये मैं हूं और ये हमारी दुकान है। बाल को हमारा सिल्वर प्ले बटन आ गया, पीछे दिखा रहे मेरे को डब्बा। ठीक है, तो ये मैं हूं, ये दुकानदार है, मैं इसके पास गया भाई सामान खरीदना है, क्या इसने कहा दे दे ले ले। ये अगर मेरे को जानता है, रोल स्विच हो गए, यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर ये मैं था, अब क्या हुआ, रोल स्विच हो गए, इसने कहा ठीक है ले जा, जानता है 3 महीने बाद पैसे दे दियो। अगर मैंने उधार में सामान लिया है
अगर मैंने उधार में सामान लिया है तो जिस व्यक्ति से लिया है वो क्या कहलाएगा, मेरा क्रेडिटर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिससे मैंने क्रेडिट में सामान लिया है। ठीक है, टू होम द एंटरप्राइज ओन अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज, क्योंकि मैंने क्रेडिट में सामान लिया था तो मुझे उसको पैसे चुकाने पड़ेंगे। ये लाइबिलिटी कहलाती है एक तरीके से, पैसे चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब मान लो कि यही केस था पर ये बोला भाई मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं, मेरे पे भरोसा नहीं है साथ। मैंने कहा ठीक है मत कर भरोसा, मेरे को क्या लेने देना, भर भेज केल। मैंने एक बिल बना के दे दिया, लीगल डॉक्यूमेंट, कंपनी की सील लगा के दे दी, ले भाई अब तो मानेगा, अब तो मेरी गुडविल है, नहीं है तो केस कर दियो मेरे ऊपर। तो मैंने क्या करा, एक डॉक्यूमेंट बना के दिया। अब ध्यान रखना, इस डॉक्यूमेंट के बदले मुझे पैसे देने पड़ेंगे। इसमें जो डॉक्यूमेंट था उसकी वजह से मुझे पैसे मिल रहे थे तो वो मेरा रिसीवेबल है, इस डॉक्यूमेंट के बदले पैसे देने पड़ेंगे तो ये मेरा हो गया बिल पेबल। ये आपकी लाइबिलिटीज होती हैं दोनों, और ये आपके दोनों एसेट होते हैं। इसमें एक टर्म और है, बेड डेप्स। सब इतने अच्छे नहीं होते ना, आपने किसी को उधार दिया उसने पैसे नहीं चुकाए तो वो कहलाता है बेड डेप्स, इररिकवरेबल डेटर, यानी कि गए पैसे डूब गए। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में देखेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर में। लास्ट बात करते हैं आपका डिस्काउंट, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो छोटे से। डिस्काउंट क्या होता है साहब, 10 रुपए का सामान है, 9 रुपए में आपने ले लिया तो हो गया क्या, 1 रुपए का डिस्काउंट। पर भाई ये तो हर व्यक्ति समझता है, बात अकाउंट्स की है, अकाउंट्स में थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, मान लीजिए कि आप दुकानदार के पास गए, इसकी स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है, क्या है, इसकी स्टेशनरी की दुकान है। अब मैं गया एक बड़ा ऑर्डर देने, मैं इसके पास गया, दुकान क्या मान लो फैक्ट्री है, दुकान के पास तो कहीं मिलेगा। मैंने कहा मुझे 10,000 पेन चाहिए, मैंने क्या बोला इसको कि भाई मुझे जो है 10,000 पेन चाहिए। इसने बोला मिल जाएंगे। मैंने कहा क्या रेट है पेन, इसने बोला कि वैसे तो पेन जो है उसकी एमआरपी है 10 रुपए, पर क्योंकि आप मुझसे डायरेक्टली ले रहे हो या फिर आप जो है 10,000 पेन ले रहे हो तो मैं आपको 1 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूं और मैं आपको 9 रुपए में ये दे दूंगा। आप समझना, 10 रुपए का पेन था, 10,000 पेन की क्वांटिटी की बात करी मैंने, तो उसने कहा ठीक है 9 रुपए में ले जा। तो जब क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस कम हो जाता है, जब क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस कम हो जाता है या फिर बोलचाल में, ट्रेड में, व्यापार करने में प्राइस कम हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट ड्यू टू ट्रेड, खरीदने बेचने की वजह से डिस्काउंट मिल गया, याद रखना है, ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। नॉट शोन इन बुक्स, आप इसको किताबों में नहीं दिखाते हो। सर नहीं दिखाना मतलब आप बोलोगे नहीं कि पेन की एमआरपी 10 थी। सोचो आप पेन लेने के पास, पेन वाले के पास गए पेन लेने, आपने बोला 10,000 पेन चाहिए, उसने बोला यार 10 की जगह 9 में दे दूंगा, तो मैं तो यही दिखाऊंगा 9 रुपए का पेन है, मैं थोड़ा दिखाऊंगा 10 का पेन था, मैंने ऐसे डायलॉग मारे कि वो 9, ये तो नहीं दिखाऊंगा, मैं तो दिखाऊंगा देख 9 रुपए में पेन पड़ा। इतनी थोड़ा दिखाऊंगा, मेरी कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा ना बड़ा चढ़ा के किताब में दिखाऊंगा। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो किताबों में नहीं दिखाया जाता, डायरेक्टली आप दिखाओगे कि 9 रुपए का पेन है। ठीक है, बात हो गई। अब मैंने वो 10,000 पेन इससे उठा लिए, मैंने कहा पेमेंट मैं करूंगा 3 महीने बाद। उसने कहा ठीक है, मैंने पेन उठा लिया। अब जो है टोटल हिसाब बैठता है 90,000 का। मैंने इसको बोला यार एक बात बता, मेरे पास कहीं से पैसे आए, अभी पेमेंट कर दूं तो कितने में देगा। क्या होता है जब बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, उनको कैश की जरूरत रहती है, क्योंकि पैसा उनका 2-3 महीने के बाद आता है, ऑपरेटिंग साइकिल पूरा होने में टाइम लगता है। तो वो क्या करते हैं कि अगर आप उन्हें कैश में पेमेंट कर रहे हो इंस्टेंटली, तो वो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे देते हैं। भाई उधार कर रहे हो तो 9 रुपए का पड़ेगा, पर अगर आप इंस्टेंट कैश में पेमेंट कर रहे हो तो चलो आपको 8 रुपए में दे दूंगा, मैं आपको 8 रुपए में कर दूंगा। अब याद रखें जो 1 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अब लगा ना, ये इसलिए नहीं लगा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ये इसलिए लगा है क्योंकि आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ये किसी भी वजह से मिल सकता है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, आपने जल्दी पेमेंट कर दी, सामने वाले को जरूरत पड़ गई, उसने कहा भाई साहब अभी जितने दे रहे हो दे दो, उतने ही मान लेंगे, तो भी कैश डिस्काउंट हो सकता है। तो ये जो 1 रुपए का डिस्काउंट है, ये कंडीशन के साथ लगा है, आप इसको कैश डिस्काउंट
दिखाओगे शोन इन बुक्स, शोन इन बुक्स। सर कैसे दिखाएंगे? देखो बहुत आसान है, कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। वही एग्जांपल लेते हैं, कहाँ गया भाई, किधर आता है, इधर आता है ना। हाँ, हम ये दिखाएंगे पेन जो है, और क्या हो गया भाई, क्या हो गया तेरे को? मना कर रहा है तू, नहीं देता हूँ बच्चों को, थोड़ा सा बता दे यार, ऐसे क्या कर रहा है। हाँ, हम ये दिखाएंगे जो पेन है वो 9 रुपए ईच का है, 10,000 रुपए, 10,000 पेन है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में दिखाऊंगा मैं 10 रुपीज माइनस 1 रुपी इक्वल टू 9 रुपए। यहाँ शो नहीं करूंगा, बस ब्रैकेट में दिखा दिया रेफरेंस के लिए। कितने? 90,000। फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं उसको कैश दे रहा था इसलिए उसने मुझे बोला कि अगर आप कैश देते हो मैं आपको कैश डिस्काउंट दे दूंगा 1 रुपए का। तो माइनस हो गया 10,000, बचा कितना? 80,000। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाया गया, डायरेक्टली माइनस करके अमाउंट दिखाते हैं, कैश डिस्काउंट का अमाउंट शो किया जाता है। याद रखना, बहुत काम आने। ठीक है, चलो 2 चीजें और है, खत्म करते हैं, ये तो है ही नहीं, अकाउंट तो अपन ने पढ़ा ही दिया। एक चीज और है, डेप्रिसिएशन। सर क्या होता है डेप्रिसिएशन? इतना आसान जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी हमने आपको बोला कि सर थोड़े समय पहले अपन गेन पढ़ रहे थे, है ना, कि भाई एक एसी है जो मेरे हिसाब से 15,000 का बिकना चाहिए था, वो 20,000 का बिक गया, तो मुझे 5,000 का फायदा हो गया। अब सोचिए, देखो कभी ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा होता है कि भाई एक एसी आपने अगर 15 का खरीदा है तो आप उसको 20,000 में बेच सकते हो सेकेंड हैंड? नहीं बेच सकते। तो सर फिर ये बेवकूफी क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि बिजनेसमैन बहुत समझदार हो। आज मैंने अगर एक एसी ले लिया जिसकी कीमत है 40,000 रुपए, कब? 1 जनवरी। ठीक है, तो नेक्स्ट 1 जनवरी, मान लो 2022, नेक्स्ट 1 जनवरी 2023 को मैं दिखाऊंगा कि जो मैंने एसी लिया ना उसकी कीमत 36,000 रुपए हो गई है, या मान लो 32,000 रुपए हो गई। ये मैं दिखाऊंगा कि भाई 1 साल मैंने एसी इस्तेमाल करा, तो इस्तेमाल करने की वजह से उस एसी की वैल्यू में कमी आ गई। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ यूजेज। अब सोचो ऐसे मैंने 4-5 साल इस्तेमाल कर लिया, तो 5 साल बाद मान लो 1 जनवरी 2027 को मेरे एसी कीमत मेरी किताबों में रह गई है 15,000। एक्चुअल में वो एसी वो 40,000 में खरीदा था। कितने में बिक रहा है? वो 40,000 का एसी भाई 5 साल बाद बिक रहा है, कितने में बिक रहा है? 20,000। तो हम तो नॉर्मल आदमी क्या सोचता है, 40 में लिया था 20 में बिक रहा है। बिजनेसमैन बोलता नहीं है, 40 में लिया था, आपने 5 साल इस्तेमाल कर लिया, उन 5 सालों में इनका डेप्रिसिएशन कट कटा के इसकी आज की कीमत मेरी किताबों में है 15,000। अब तो 5,000 का फायदा दिख रहा है। समझ गए? इसको बोलते हैं करंट वैल्यू। ठीक है, और बोले तो बुक वैल्यू। आज आपकी किताबों में इस एसी की वैल्यू कितनी है? ठीक है, सो डेप्रिसिएशन का मतलब समझ गए, एसिड्स को यूज करने से हर साल उनकी वैल्यू में गिरावट आती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये एक्चुअल गिरावट नहीं आती है, समय के साथ एक स्टैंडर्ड यूनिट है कि 10% हम कम कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसी की वजह से बिजनेसमैन को फायदा होता है, क्योंकि इस गिरावट को वो लॉस में दिखाता है। यार 40,000 का इसी लिया, आज 32,000 का रह गया, बता 8,000 तो मेरा लॉस है। हर यूज भी तो किया है, नहीं वो उससे क्या फर्क, मेरा 8,000 का लॉस दिखा दे यार। तो बिजनेसमैन इसको एज अ लॉस दिखाता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आ गया? सवाल को, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो गया है समाप्त। कोई दिक्कत को परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बता दे। और जाने से पहले एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, भाई ये नंबर लिख लो, ये अपना नंबर है व्हाट्सएप के लिए, है ना। व्हाट्सएप पे कोई दिक्कत को परेशानी हो व्हाट्सएप कर देना, नंबर सेव कर लेना, मैं भी सेव कर लूंगा, ताकि 11वीं के साथ 12वीं में कोई परेशानी आएगी झेल लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।